राम राम खमा गणी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता, हम राजस्थान सीओचओ की सीरीज चला रहे नॉन नर्सिंग सिलेबस की। उसकी जीके में जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके का, उसकी हमने आज चौथी सीरीज शुरू की है। पिछली हम 3 क्लास बहुत अच्छे आप पढ़ रहे होंगे और हम बहुत बेहतर तरीके से जो कर्मचारी बोर्ड है उनके पुराने क्वेश्चन को अनुभव के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिट होगा और आप बहुत अच्छा एग्जाम करोगे। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके और इंडिया जीके का पहला क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन के पहले बात कर लेते हैं कि पिछली जो 3 नंबर क्लास थी उसमें 10 नंबर एक क्वेश्चन था जिसमें था कि नमस्ते योजना किससे संबंधित है। तो नमस्ते योजना वहाँ पर आंसर बताया गया था कि स्वास्थ्य कार्मिक, वो आंसर गलत है, वहाँ होगा स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी है उनके लिए था। तो वो आप पर कमेंट में उसका आंसर भी दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा, उसका थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, मानवीय गलती हो सकती है इसलिए। और आपको अगर नॉन नर्सिंग के अलावा नर्सिंग के कोई सिलेबस या क्लासेस देखनी है तो हमारे जो मित्र हैं उनके भी एक ऑनलाइन चैनल है जिनका नाम है सरल नर्सिंग क्लासेज, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है। जो जियोथर्मल पावर भारत का पहला किया जाएगा वो है जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, ऊर्जा है, उसको बाहर निकाल के बिजली बनाना। क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक जगह से एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो रूपांतरण करने की जमीन के अंदर की जो ऊर्जा है उसको लाकर बिजली या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, और ये लद्दाख में करें। कहाँ पर किया जा रहा है? लद्दाख में। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख में किया जाएगा। भारत का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट पावर है वो लद्दाख में बनाया जाएगा। वो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पैरा ओलंपिक पद जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन थे। तो पैरा ओलंपिक में यानी जो दिव्यांगों के लिए पैरा ओलंपिक हो रहा है उसमें आईएएस अधिकारी कौन थे जिन्होंने पदक जीता है। तो इसका आंसर होगा जो उत्तर प्रदेश के कलेक्टर हैं उनका नाम है सुहास यतिराज। क्या नाम है? सुहास यतिराज। ये बैडमिंटन से है। किनसे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन के खिलाड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता है। और देवेंद्र झाझड़िया, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। देवेंद्र झाझड़िया बहुत बड़ा नाम है पैरा ओलंपिक या पैरा खिलाड़ी के अंदर, क्योंकि इन्होंने 2004, 2016 और 2020 पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? 2 में तो देखा स्वर्ण पदक, 2 में जीता है स्वर्ण पदक, 1 में जीता है रजत पदक। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका खेल, अगर इनका खेल पूछे तो इनका खेल है भाला फेंक। भाला फेंक जॉवलिंग थ्रो कहते हैं। तो इनका खेल है कौन सा? भाला फेंक। और भाला फेंक में भी एक कैटेगरी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। F46 भाला फेंक में ने F46 कैटेगरी में भाला फेंक में इन्होंने कितने? 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। इनको राजस्थान भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा नाम है, इनको आप ध्यान रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया को। द कृष्णा नागर भी एक पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। ये है बैडमिंटन से। किनसे है? बैडमिंटन से। तो इनका खेल है वो बैडमिंटन है। इन्होंने भी 2020 में जीता था। ये भी राजस्थान के रहने वाले। और एक है सुमित अंटिल। तो सुमित अंटिल भी भाला फेंक के खिलाड़ी है, भाला फेंक के खिलाड़ी है। और इनकी जो कैटेगरी है, देखो देवेंद्र झाझड़िया की कैटेगरी तो कौन सी? F46 है और इनकी कैटेगरी F64 है। कौन सी कैटेगरी? F64। दोनों जेवलिंग थ्रो के खिलाड़ी हैं और ये दोनों है जो बैडमिंटन से खिलाड़ी है। अगली बात समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो कर्मचारी बोर्ड के जो पुराने क्वेश्चन के आधार पर ला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चल रहे। अगला, किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। जो भारत का एक राज्य है एमपी, और एमपी में एक जगह जो है नाम है उसका होशंगाबाद, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया नर्मदापुरम? क्योंकि शहर से होकर नर्मदा नदी निकलती है, इसलिए उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। कोई डाउट है? नहीं। कहां पर? एमपी का। ठीक है, चलिए आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा
एंड हवा में चलने वाली टैक्सी, एयर टैक्सी सेवा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये चंडीगढ़ में की गई। कहाँ पर की गई? चंडीगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इसका सबसे पहले उद्घाटन किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय रहने वाले थे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा। हरियाणा, देखो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ तीन की राजधानी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ खुद की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, कोलकाता राजधानी पश्चिम बंगाल की है, आपको पता ही है। चलिए आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भारत की पहली स्वदेशी विकसित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की पहली स्वदेशी विकसित डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? तो वो है वैक्सीन जायोकोविड। कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है जायोकोविड। ये आपको पता ही है 12 या 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को लगाई जाती है आपातकाल में। आपातकालीन जो सेवा होती उसमें कि बहुत आवश्यक हो गई है, अब लगानी पड़ेगी, तो जायोकोविड बनाई। तो भारत की है डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है। और कोवैक्सीन आपको पता ही है, ये कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, कोरोना की एक वैक्सीन थी। आ गई बात समझ में। और कोविशील्ड एक वो भी वैक्सीन थी जो विदेश की ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन कौन सा, देखो भारत का पहला डोंगेंग संरक्षण रिजर्व। डोंगेंग एक स्तनधारी है। डोंगेंग एक स्तनधारी जलचर प्राणी है। कौन सा? स्तनधारी जलचर, यानी समुद्र में या नदियों में, झीलों में रहने वाला एक प्राणी है, जिनकी बहुत कम मात्रा रह गई, बहुत कम संख्या रह गई है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इनका संरक्षण करने के लिए एक रिजर्व बनाया है, वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। देखो एक है डोंगेंग जल संरक्षण रिजर्व। आगे बात समझ में, कहां पर है? तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है भारत को यात्रा करने वाले यात्रियों का सही क्रम बताइए कि उनके काल के अनुसार कौन से पहले आया और कौन से बाद में आया। देखो थॉमस रो, फयान और हेंगसांग तीन व्यक्ति हैं, इनके बारे में बताना कौन सा पहले आया और कौन से बाद में आया। तो हम बात कर सकते हैं कि थॉमस रो आया था 1615 के आसपास। उस समय अकबर और जहांगीर हुआ करते थे यहाँ के राजा। आगे बात समझ में। फायान आया था 399 ईस्वी के आसपास। 399 ईस्वी के आसपास। इस समय गुप्त काल का शासन हुआ करता था, और गुप्त काल के एक शासक हुए चंद्रगुप्त, उनके शासन काल में आए। तो गुप्त वंश का शासन, गुप्त वंश का शासन चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूरा नाम। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और हेंगसांग आया था 630 ईस्वी में। हेंगसांग 630 ईस्वी में आया था, हर्षवर्धन के काल, वर्धन वंश का हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में हेंगसांग आया था। फयान है जो गुप्त काल के चंद्रगुप्त के काल में आया था। और थॉमस रो है वो एक अंग्रेज था, वो अकबर या जहांगीर के समय 1615 में आया था। कोई डाउट है? नहीं। तो सबसे पहले कौन आया था? फयान आया था। उसके बाद कौन आया सर? हेंगसांग आया। उसके बाद कौन सा आया था? तो बी सी और ए 3 नंबर इसका आंसर हो जाए। आगे बात सुन, अगर इनको याद भी करना, देखो हेंगसांग को हम एच से लिखेंगे, फायान को हम एफ से लिखेंगे, और थॉमस रो को टी से लिखेंगे। तो इसका मतलब देखो अल्फाबेटिक में एफ, एच और टी ऐसे आएगा। तो फायान सबसे पहले आया, उसके बाद हेंगसांग आया, और उसके बाद थॉमस रो आया। कोई डाउट है? नहीं। आगे चल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई कब? 1906 में ढाका में की गई। और ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कोलंबो आपको पता ही है श्रीलंका की राजधानी है। किसकी राजधानी? श्रीलंका की। काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी है। और वर्मा है जो म्यांमार का जो वर्तमान नाम है वो म्यांमार है। प्राचीन नाम क्या था इसका? वर्मा था। कोई डाउट है? नहीं। समझ में आ रहा होगा? नॉर्मल से सारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वही है जो पिछली एग्जामों में कर्मचारी बोर्ड के द्वारा लाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रजत तरंगिणी पुस्तक है
किसकी है? कल्हण की। वेरी इंपॉर्टेंट है। रजत तरंगिणी पुस्तक कल्हण की, तो पहला राइट है कि कल्हण के द्वारा लिखी गई रजत तरंगिणी एक पुस्तक है, बिल्कुल राइट है। ये गीतों का संग्रह बिल्कुल गलत है, गीतों का संग्रह नहीं है। किसका? इसमें क्या है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, रजत तरंगिणी कश्मीर का इतिहास है, कल्हण के द्वारा लिखे गए, तो 3 नंबर गलत है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे? बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त के शासनकाल में नहीं आए थे। राजा और राज्य की प्रतिष्ठा निष्ठा की कहानी है, बिल्कुल ये भी गलत है। राजा यहाँ कश्मीर के राजाओं के इतिहास की कहानी है, तो ये तीनों गलत हो जाए, केवल एक सही है और एक इसमें आंसर है बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है और रजत तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसी पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि श्रीनगर अशोक मौर्य ने बसाया था, अशोक सम्राट ने बसाया था श्रीनगर, जो वर्तमान आप जानते हो श्रीनगर के बारे में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन का मतलब उस समय 1857 की क्रांति हुई क्यों थी? देखो पहला क्यों ऑप्शन क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण करना या ट्रांसफर करना, तो बिल्कुल ये तो हो ही नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हो या कोई दूसरे अधिकारी कोई भेजना लाना हो, ट्रांसफर होना हो, तो उसमें कोई लेना देना हमें तो नहीं था, इसलिए तो नहीं हो सकता। अगला, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण हो रहा था, बिल्कुल हो रहा, तो ये राइट है। दूसरा, भारतीय और अंग्रेजों की सिपाही की असमानता था, बिल्कुल थी। अंग्रेज सिपाहियों को ज्यादा सुविधा दी जाती थी और भारतीय सैनिकों को कम सुविधा दी जाती थी, असमानता हुई थी, तो ये भी राइट है। सैनिकों को दी गई नई एनाफील्ड राइफलों जिसमें ग्रीस युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था, बिल्कुल ये भी राइट है, क्योंकि 1857 से पहले एक राइफल चलती जिनका नाम था ब्रेस ब्राउन। क्या नाम था? ब्रेस ब्राउन नाम था। उसको हटाकर नई राइफल लाई गई थी, एनाफील्ड राइफलें। कौन सी लाई गई? एनाफील्ड राइफल। और कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी से ये कारतूस बनाए जाते थे, इसलिए सैनिकों में असंतोष हो गया और असंतोष के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी। तो इसमें 2, 3 और 4 ये सही है, 2, 3 और 4 ये सही है, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 1857 की क्रांति तो राजस्थान में तो मेरठ, भारत में तो मेरठ से शुरू हुई और राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी। राजस्थान में 6 छावनियां हैं किसकी? 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां 6 थी। ठीक है, चलिए आगे चल रहे। अगला है ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कब और कहां हुई? तो ब्रह्म समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की। इनकी देख रेख में, इनकी प्रेरणा लेकर जो मद्रास में, कब? 1864 में किसकी स्थापना हुई? वेद समाज की। मद्रास यानी चेन्नई तो तमिलनाडु का भाग है, तो उसमें 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन और सियालू नायडू भी थे, केशव चंद्र सेन और सियालू नायडू, ये 2 नाम है आपको याद करना। सियालू नायडू और केशव चंद्र जैन के द्वारा वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में की गई। कोई डाउट है? नहीं, चलो आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत असमिति या समाधान है? देखो एक और बात बता देता हूँ आपको। सर आपको ऐसा किसी को लग रहा होगा कि सर आप ऐसे क्वेश्चन ला रहे हो, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, अब वो सिलेबस अगर आप विस्तार से पढ़ना शुरू करोगे तो 5-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन हमने वही कोशिश की है अनुभव के आधार पर, जो पिछले सालों के एग्जामों में आए हैं क्वेश्चन उनको विशेष रूप से लाए हैं। देखो ये 4थी क्लास है, लगभग हमारी 4थी क्लास में लगभग 200 क्वेश्चन होने वाले हैं और 200 क्वेश्चन में हर आप 2-3 ऑप्शन बताए तो भी 500-600 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आपको लगे कि सर ये क्लासें कम है और क्लासें अपलोड कीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसके ऊपर आपकी भावना के अनुसार कुछ प्रयत्न और कर सकते, 1-2 क्लासों का और ला सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है समिति या संविधान सभा में? देखिए प्रारूप समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे,
तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, तो इसका आंसर ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब, ये अंबेडकर साहब पारूल समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा, मौलिक अधिकार समिति, बिल्कुल मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे, बिल्कुल राइट है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल ये भी राइट है। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कार्य प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, कार्य प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। कार्य प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे देश में एकीकरण किया था। ठीक है, पूरा देश एक बनाया था। और बाकी आप देख लो आज पाकिस्तान की क्या हालत है, अगर ऐसा हो जाता तो हमारी भी क्या हालत हो सकती। इनको, इन जो महापुरुष है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। चलो आगे चलते। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है निम्न में से किससे बना होता है? राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कौन कौन भाग लेता है निर्वाचन मंडल में, वो बात करते। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस भाग लेते। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। संसद के दो सदन कौन से? संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन होते हैं। और राज्य विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए और एमपी, एमएलए और एमपी सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। कहाँ पे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रत्येक राज्यों के विधायक हो और राजस्थान प्रत्येक राज्यों के एमपी हो। हमने कल बात की थी, कल पिछली क्लास में, कि जो राष्ट्रपति है 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य जो चुनाव में भाग लेते नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति खुद उनको सामान्य मनोनीत करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों संसद के दोनों सदनों के सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कोई डाउट है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके साथ द्रोणाचार्य दीक्षा की पूरी टीम जुड़ी है, रात दिन मेहनत कर रही है। देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। कल वाली क्लास में हमने बात की स्वर्ण सिंह समिति आई थी, उससे पहले हमने 11 पूरे कर्तव्य पढ़े थे। तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 8 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11। वो 42वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसके लिए हुआ था? मौलिक कर्तव्य के लिए, मौलिक कर्तव्य के लिए। और वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक अनिवार्य रूप से शिक्षा उनको दिलानी चाहिए। कोई डाउट है? नहीं, आगे चल रहे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन से लोकसभा के? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मांगुलकर यानी गणेश वासुदेव मांगुलकर थे, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है, वो लगातार दूसरी बार बने हैं ना, लगातार दूसरी बार बने हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अभी वर्तमान में है। देखो नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे भारत के। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसेवा आयोग के लिए संबंधित है? लोकसेवा आयोग के लिए संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हम कल वाली क्लास में बात की थी राजस्थान लोकसेवा आयोग की, जिसमें बात की थी राजस्थान लोकसेवा आयोग में कार्य भर्ती किस प्रकार किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 320 के तहत ये कार्य होता है। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग लोकसेवा आयोग होता है। तो प्रत्येक राज्यों के अलग अलग लोकसेवा आयोग, वो 315 से लेकर 323 तक लोकसेवा आयोग के अनुच्छेद, ये आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद राजस्थान लोकसेवा आयोग या किसी भी राज्य का लोकसेवा आयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? योजना आयोग का स्थान किसने ले गया? देखो 1950 में आयोग बनाया गया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाया गया। उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उनके क्या होते थे? सदस्य होते थे। उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया और उसका स्थान ले लिया किसने? नीति आयोग ने। और नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था।
और इसका हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके सदस्य हमेशा राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। कोई डाउट है? नहीं। आगे चल रहे? बिल्कुल चलो सर, आराम से। देखो भारत के समुद्री तट की कुल सीमाएं कितनी है? भारतीय समुद्री तट की कुल टोटली सीमाएं, तो समुद्री तट आपको पता ही है, जानते ही हो कि समुद्री तट की सीमा ये भारत के इस प्रकार का जो मैप आपने देखा होगा, इस भारत के इस वाले मैप में आपने ये वाला भाग देखा होगा कि ये पूरा कि इधर बंगाल की खाड़ी है, इसके बंगाल की खाड़ी है, इधर है जो आपको पता है क्या है, अरब सागर है, वो नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ से लेकर ये सारे राज्य हैं, इनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। वो टोटल समुद्र की सीमा कितनी है? तो समुद्री सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 7,516 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि 5,516 है जो टोटली क्या है, सीमा है किसकी? समुद्री सीमा। कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे चल रहे, चलिए। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया? 5 भूमियों की नदियों किस राज्य को कहा गया? तो 5 भूमियों की नदियां, 5 नदियां बहती, इसलिए इसको पंजाब कहा गया। क्या कहा गया? पंजाब कहा गया। कितनी नदियां इसमें जाती है? 5 नदियां कौन कौन सी जाती है? एक जाती है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। एक नदी जाती है झेलम नदी, झेलम। एक जाती है रावी, एक नदी है व्यास, और एक नदी है सतलज। इन 5 नदियों के निकलने के कारण, 5 नदियों के स्थान के कारण इसको पंजाब को 5 राज्यों का 5 नदियों का शहर कहा गया है, इसलिए इसको कहा गया है पंजाब। कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे चल रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ये भारत की ज्योग्राफी का सवाल है, देख लीजिए। इसमें खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान में, जहाँ पर तांबा निकाला जाता है, तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। देखो बालाघाट, बालाडीला, ये बालाडीला मैगजीन की खान है, तो बालाडीला मैगजीन की खान है, ये रही बालाडीला मैगजीन की खान है, छत्तीसगढ़ में। बालाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। देखो बालाघाट कहाँ पर है? बालाघाट है एमपी में। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। बालाघाट एमपी में बॉक्साइट के लिए। और कालाहांडी क्षेत्र ओडिशा में लो एस के लिए। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अगर आपको तो यहाँ पर लिख देते राजस्थान, ये राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से लिख दिए थे छत्तीसगढ़। बालाघाट एमपी में है, और एमपी एंड मध्य प्रदेश, और ये है ओडिशा में। किसमें है? ओडिशा। महाराज जगन्नाथपुरी आपने छोड़ा ही होगा, तो जगन्नाथपुरी का गांव ओडिशा, और वहां पर ये चीजें होती है, यहाँ पर ये खनिज निकाले जाते हैं। कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन में देखिए, तो नर्मदा नदी इसमें डेल्टा नहीं बनाती। को नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। साबरमती के आश्रम में आपको पता ही है किसका स्थान हुआ करता था? महात्मा गांधी का। साबरमती गुजरात में, आपको पता ही है। तो ताप्ती, नर्मदा और साबरमती नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। बाकी लगभग भारत की प्रत्येक नदी डेल्टा बनाती। डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा नदी के मुहाने पर फैला गया जो कचरा होता था, रेत होती थी, वो डेल्टा कहलाता। जैसे ये नदी कोई आ रही है, इस प्रकार की नदी आ रही है, वो नदी समुद्र में मिलने से पहले यह फैल जाती थी और यहाँ सारा कचरा आ जाता था। इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। लेकिन ये तीनों नदियाँ ऐसा डेल्टा नहीं बनाती, वो सीधे समुद्र में गिरती है। क्या करती है? सीधी समुद्र में गिरती है। कोई डाउट है? नहीं। आगे चल रहे, ठीक है। अगला, देखो गलत युग्म को पहचाने। कौन सा गलत है? तो राष्ट्रीय कान्हा फिशली पार्क मध्य प्रदेश में, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट है सर। दाचीग्राम अभ्यारण्य लद्दाख में, बिल्कुल दाचीग्राम लद्दाख में है, दाचीग्राम लद्दाख में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो ये भी असम में है। और मदुलाई अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मदुलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे चले। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों अभ्यारण्य आपको याद करने, काजीरंगा और दाचीग्राम, या कहाँ पर? लद्दाख और असम में। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो ब्रिटिश काल में खरड़ा होता था, वो खरड़ा होता था कि श्रमिकों से लिए जाने वाला कर। कहाँ लिखा इसमें? श्रमिकों, हाँ, श्रमिकों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? खरड़ा कहलाता। कोई डाउट नहीं। समझ में आ रहा होगा? चलिए चल रहे हैं आगे।
टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। हमारी भाषा में कहे तो टेंशन टैक्सी वाला लेता है, आपको नहीं लेना, क्योंकि आपके साथ वीर केतारी द्रोणाचार्य दीक्षा है और आप मेहनत करते रहिए। गग्गर, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान, गग्गर नदी बहती है, आपको पता है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर पंजाब से होते हुए, हिमाचल से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसलिए गग्गर का मैदान राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। तो गग्गर का मैदान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे चलते। राजस्थान की भील जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो भील जनजाति है उनके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? देखो, भीलों के गांव को, राजस्थान में भीलों के गांवों को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। तो ये भीलों के गांव हैं, भील जनजाति, भीलों के गांव को ये कहा जाता है पाल। उस गांव का जो मुखिया होता है, उस गांव का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं पालवी। एंड भीलों के गांव का मुखिया, भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उनको पालवी कहते हैं। और बहुत सारे गांवों का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं, यानी गांवों के समूह का मुखिया। गांवों के समूह का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और कंजर जाति, कंजर जाति के जो मुखिया होता है, कंजर जनजाति के मुखिया वो तो पटेल कहलाता है। कल अपने एक क्लास में था, पिछली क्लास में। बाकी आपको थोड़ा ये ध्यान रखना, भील जनजाति राजस्थान में सबसे जो बड़ी जनजाति है वो भीली है, सबसे पुरानी जनजाति वो भीली है। ठीक है। वन पुत्र कहा गया, कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को वन पुत्र कहा है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राठौड़ वंश का शासक कौन था? राठौड़ वंश के शासक आपको पता है, मारवाड़ में राठौड़ रहते थे, राणा है तो वो मेवाड़ में रहते थे, कछुआ वंश के जो लोग थे वो जयपुर वाले साइड में रहते, हाड़ा के जो हाड़ा चौहान थे वो हाड़ौती वाले क्षेत्र में रह रहे थे, आपको पता ही है। तो राणा चूड़ा, सॉरी, राठौड़ वंश का तो राठौड़ वंश का राव चूड़ा है जो शासक हुए थे, कहाँ पे और कहाँ पे हुए थे? जोधपुर के शासक हुए। तो राणा रायमल के जो पिता थे वो राणा सांगा, और राणा सांगा आपको पता है इनके पिता थे, इनका नाम था राणा कुंभा। ये सारे क्या थे? मेवाड़ के थे। तो राणा कुंभा के पुत्र रायमल, रायमल के पुत्र राणा सांगा, और राणा सांगा के बारे में आप जानते ही हो। तो चल, कोई डाउट है क्या? तो राव चूड़ा है जो राठौड़ वंश के क्या थे? शासक हुए थे। राठौड़ वंश की स्थापना राव सिया ने की थी। और राठौड़ वंश के जो प्रसिद्ध जो राजा हुए थे उनमें से एक राजा हुए थे जसवंत सिंह, और एक राजा हुए थे राजा मालदेव के। राजा मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। और राव मालदेव की जो पत्नी थी जिनका नाम था उमादेव भटियाणी, उनको रूटी रानी भी कहा जाता है। वो वहाँ पर अजमेर जाकर रूठ गई थी, और आपको पता है उनको मनाने के लिए एक कवि को भी भेजा था, और उन्होंने फिर वो कवि को जवाब भी देते हैं कि माण राखे तो पीव तजन, पीव राखे तो माण, दो दो गहिंद ना बंदिए एको खूटो ठाण। तो ये रूटी रानी के लिए कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो के कृष्ण कमल के वर्मा थे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पहले। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो MM श्रीवास्तव है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये थोड़ा सा आपको याद करना है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ आपको पता है कहाँ पर है? प्रधान पीठ है इसकी जोधपुर में, नया बना आपने देखा ही होगा। और इसकी पीठ खंडपीठ है, वो खंडपीठ है इसकी एक ही है खंडपीठ, वो है जयपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर में। तो राजस्थान जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर में, और इसकी खंडपीठ है कहाँ पर है? जयपुर में। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव है, और पहले के वर्मा इनके थे, कृष्ण कमलकांत कृष्ण वर्मा थे इनका नाम था। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तकें हैं राजस्थानी भाषा की, राजस्थानी पुस्तकें दे रखी है। देखो, पृथ्वीराज रासो की पुस्तक है कौन सी? चंद्रबधाई की पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। वीर विनोद पुस्तक है वो सामलदास की पुस्तक है, वीर विनोद पुस्तक सामलदास की है। और बातारी फुलवारी विजयदान देवता की पुस्तक है, तो बातारी फुलवारी विजयदान देवता की पुस्तक है। और विजयदान देवता, ये मिलान कर लो, 1 में 2, 1 में 2, 2 में 3, 2 में 3 और 3 में 1, या इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें हम बाद में, क्योंकि सारी किताब हम पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको दे रखा है, और सवाल उसमें 15 ही आएंगे। तो हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या छोड़ सकते हैं, हमें यह भी ध्यान रखना है। इसलिए मुख्य जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम वही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं।
1857 की क्रांति में कोटा राज्य में विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की क्रांति हुई कोटा में, और कोटा के विद्रोह के नेता यानी क्रांति के नेता कौन थे? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था लाला जयदयाल और मेहराब खां। कहाँ लिखा? वहां पर आंसर कर दो इसका, लाला जयदयाल और मेहराब खां। ये 1857 क्रांति में वहां पर हुए थे और वहां पर बहुत बहुत अच्छी क्रांति की गई थी। यानी राजस्थान की पहली क्रांति जहां पर सेना और सामान्य जनता मिलकर क्रांति की थी। और वहां के जो राजा हुए थे राम सिंह, उनको नज़रबंद कर दिया गया। और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र, उनके एक डॉक्टर की हत्या करके उनका सर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया था। बाद में रॉबर्टसन आए और फिर इनको पकड़ लिया और इनको फांसी दे दी गई थी। तो कोटा क्रांति के जो राज्य हैं लाला हरदयाल और मेहराब खां वहाँ के क्या थे? नेता थे। कोई डाउट है? नहीं है। चले आगे चलते। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली कालबेलिया जाति की? कालबेलिया जाति है वो नृत्य करती है और कालबेलिया जाति आपको पता है बहुत अच्छा नृत्य करते हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कालबेलिया नृत्य। इसीलिए विश्व के जो बहुत बड़ी संस्था यूनेस्को, नाम सुना होगा, यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्यों को अमूर्त श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान का पहला नृत्य जो यूनेस्को के लिस्टेड हुआ है वो है कालबेलिया नृत्य। और कालबेलियों के 4 नृत्य हैं। कितने नृत्य हैं? 4। एक नृत्य है संक्रिया नृत्य, एक नृत्य है पणिहारी नृत्य, और एक नृत्य इडोनी नृत्य, और एक नृत्य है बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य है। तो इंपोर्टेंट 4 भाग है। कालबेलिया के 4 नृत्य हैं, ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना। और चरी नृत्य आपको पता है गुर्जर जाति के लोग बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं, गुर्जर जाति के चरी नृत्य। कोई डाउट है? नहीं। आगे चल रहे, चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा गलत बताना है? तो देखो, वर्मा मंदिर सब जानते हैं, पुष्कर अजमेर में है, बिल्कुल राइट है। लव कुश मंदिर है, लव कुश भगवान राम के पुत्र थे, लव कुश का मंदिर है वो अलवर में, बिल्कुल राइट है। काल भैरव का मंदिर आपको पता है, काल भैरव का मंदिर है, बाण माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। तो काल भैरव और बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। अलवर में लव कुश का मंदिर है, पुष्कर में वर्मा मंदिर है, ये पता है। राम वल्लभाचार्य का मंदिर उदयपुर में नहीं है। तो कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। कोई डाउट है? चले आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है कि राजस्थान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सही क्रम कौन सा है? तो राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी आया था, तो सबसे पहले आक्रमण कहां किया था? तो सबसे पहले आक्रमण किया था 1301 में रणथंभौर में। 1301 में किया था रणथंभौर में, 1303 में किया था चित्तौड़गढ़ में, और 1311 में किया था जालोर में। तो ये इंपोर्टेंट आते हैं, क्रम संख्या बता दीजिए, 3, 2 और 1। 3, 2 और 1 इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो, रणथंभौर में आक्रमण किया था उस समय हमीर देव चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे, और उनके लिए कहा जाता था कि सिंह सुवन सतपुर वचन कदली फलेना एक बार, तेलिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानते हैं, रानी पद्मिनी का जोहर हुआ था, वहां पर रावल रतन सिंह शासक हुआ करते थे। और जालोर के चौहान शासक हुए थे कानर देव और वीरम देव चौहान, वो आपको पता ही है, कानर देव और वीरम देव चौहान। और ये फिरोजा के बारे में कहा भी जाता है, आपको पता, सुना भी होगा आपने, तो वो इसी करे। और एक कहावत भी चलती है, रायरा बाव राते ही गया, आपने सुनी होगी इस कहावत, राय का बाव राते ही गया। और राय के बाव राते ही वो जालोर के आक्रमण के समय बढ़ाई गई थी। अगला, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, देखो, राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान में एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। वो 7 चरणों का पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था। और ये इसके प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। दूसरा चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत थे। दूसरे के थे गोकुल लाल आसवा। ये पहले चरण के, ये दूसरे चरण के, और तीसरे चरण के थे। इसके बाद
चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में सारे हीरालाल शास्त्री थे। आपको ये ध्यान रखना है। पहले में शोभाराम कुमार, दूसरे में गोकुललाल आचार्य, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा और उसके बाद हीरालाल शास्त्री। आपको याद करना। कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे चल रहे। ठीक है। अगर निम्नलिखित सूची को वन्य जीव अभ्यारण्यों को राजस्थान के अभ्यारण्य है उनको मिलान करना है तो नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो है जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। ताल छापर कहां पर है? चूरू में। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर चूरू। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है। यहाँ से बहुत 3 नदियों का उद्गम होता है, सोम, मानसी और वकल नदियों का उद्गम फुलवाड़ी की नाल से होता है। और बंद बेरटा भरतपुर में। तो 1 2 3 4 इसका सीधा आंसर है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का डेजर्ट पार्क जैसलमेर का, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोकसभा आयोग के सर एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान राजस्थान लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है कैलाश चंद्र मीणा। कैलाश चंद्र मीणा वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष थे। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते। ठीक है सर, चलिए। क्या हुआ भाई? ठीक है। पर्यटन गार्ड, हमारा राजस्थान बहुत ज्यादा पर्यटन आते हैं घूमने के लिए। हर तीसरा व्यक्ति विदेश से कोई आता है, हर तीसरा व्यक्ति भारत में आता है। राजस्थान में पर्यटन का लोगो है पधारो हमारे देश, आपने सुना ही होगा। और इसकी टैगलाइन भी है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। ये सारा इसकी टैगलाइन है और पधारो हमारे देश इसका लोगो है। कोई डाउट है? नहीं। देखो इसका आंसर क्या होगा? ये सारी क्या ट्रेनें हैं? हेरिटेज ऑन व्हील 2004 में बने गई, बिल्कुल राइट है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील 2009 में, ये भी सही है। और रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस 1994-95 चलाई गई, ये भी सही है, वर्तमानबंदी है। और विलेज ऑन व्हील है वो भी 2006 में बनाई गई, ये भी सही है। ये सही है, 1 2 3 क्रम सही है, 2004, 2009, 2095 और 6। ठीक है, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तो लेवल का क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए? पीपल पन्ना क्या है? तो पीपल पन्ना महिलाओं के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और ये तो सभी लोग जानते ही हैं, जो पीपल पन्ना कान में पहना जाता है, झुमरिया है वो कान में पहनी जाती है, तो आपको पता ही है। इसके अलावा सिर में मेमबंद पहना जाता है, बोडला पहना जाता है गले, सिर में, गले में चंपा गली, टूसी, कंटी, ये सारे इसमें पहने जाते हैं। कमर में पहनने वाले करदनी है, कंदोरा है, तगड़ी है, इस प्रकार के आभूषण है जो कमर में पहने जाते हैं। महिलाओं के आभूषण है। पुरुषों के मुख्यतः आभूषण मुर्किया है, बाजूबंद है, भुजबंद है, सारे पुरुषों के आभूषण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो संत जिसके मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलाया गया था। तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा संत दादू दयाल जी को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया? संत दादू दयाल जी को बुलाया गया था। इंपॉर्टेंट बात रखना, संत दादू दयाल जी जयपुर, इनका जो प्रधान पीठ है जयपुर नरैना, जिसको नारायणा भी बोला जाता है। रामदेव जी आपको पता, रुणेचा धाम आपको पता है, रुणेचा पोखरण में दादू दया रामदेव जी का स्थान है। जसनाथी कत्यासर बीकानेर में इसके अग्नि नृत्य करते, कत्यासर बीकानेर में इनका प्रधान पीठ है। ठीक है आपको। और ये लालदासी जो अलवर में लालदासी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई डाउट है? चलो आगे चलते। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो 1932 में मेव किसान आंदोलन, मेव क्षेत्र, देखो मेव किसान आंदोलन की बात करें, मेव क्षेत्र अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को मेव क्षेत्र कहते हैं। अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को मेव क्षेत्र कहते हैं। और मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था डॉक्टर मोहम्मद हदी ने, मोहम्मद अली ने। कोई डाउट है? नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है पंचायती राज व्यवस्था अलग से। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है क्या? देखो, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए नामांकन तैयार करता है, तो बिल्कुल राइट है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है, बिल्कुल राइट है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराता है। निर्वाचन प्रणाली तैयार कर, तो चुनाव करवाने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का है, बिल्कुल गलत है ये। देखो
भारत का निर्वाचन आयोग और राजस्थान के निर्वाचन आयोग में अंतर क्या है, थोड़ा समझना है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लिख रहा हूं मैं, राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, पंचायती राज और नगर पालिका, नगर पालिका, पंचायती राज में जैसे जिला परिषद हो गई, पंचायत समिति हो गई और ग्राम पंचायत, वो नगर पालिका में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका हो गई, इनका चुनाव करवाती है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी जितने भी चुनाव होंगे वो भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा, जैसे आपके विधायक के चुनाव हो, सांसद के चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, जितने भी चुनाव होंगे, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो सारे के सारे भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग। वर्तमान में राजस्थान के जो मधुकर गुप्ता है राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, और भारत के ज्ञानेश्वर कुमार है जो भारत के निर्वाचन आयुक्त है। कोई डाउट है, नहीं, चलो आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कामर जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कामर जाति है, मुख्यतः रामदेव जी की आराध्या जाति है, वो तंदूरा और मंजीरा बजाते हैं। तंदूरा, रामदेव जी के आराधना में तंदूरा और मंजीरे बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं। देखो 13 कामर जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करते हैं, उसको 13 ताली नृत्य कहते हैं, और केवल महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में, तो 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाएं करती है। इंपॉर्टेंट बात आपको याद करना है, ठीक है। वाद्य यंत्र है राजस्थान में तो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सुशील वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं, अवनत वाद्य यंत्र है जो चमड़े से बने होते हैं, और घन वाद्य जो किसी पदार्थ से बने होते हैं, ठोस से बने होते हैं, उनको कहते हैं। कोई डाउट है, नहीं, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन के निम्न कथनों में विचार कीजिए। राज्यपाल को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, तो बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो कौन नियुक्त करते हैं, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये गलत हो गया। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पर रहते हैं, तो बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, तो ये भी राइट है। उसमें राज्य कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, पूरी राज्य की कार्यशक्ति किसके अंदर होती है, राज्यपाल। अगर राज्यपाल के साइन नहीं हो तो कोई काम नहीं होगा, तो ये भी राइट है। और सामान्यतः वे 5 वर्ष के पद पर रहते हैं, तो सामान्यतः 5 वर्ष के कार्यकाल पर रहते हैं, तो ये तीनों राइट है। 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये आंसर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलो आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा क्या, पचवेड़ा होता है, पचवेड़ा महीन सूती ओढ़नी होती है, जो महिला सर्दियों के समय ओढ़ने का काम करती है, तो सूती वस्त्र की ओढ़नी होती है महीन, वो पचवेड़ा कहलाती है। कोई डाउट है, नहीं, राजस्थान में ये चीजें चल रही है। अगला, राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुई थी। उसके क्या पूछा, राजस्थान लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, तो राजस्थान लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो उसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लालिया कालिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लालिया कालिया मेला अजमेर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है, अजमेर के नई बाजार में बढ़ता है। लगभग 300 वर्ष पुराना मेला है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो ये आपको याद है ना, लालिया कालिया मेला अजमेर में लगभग 300 वर्ष पुराना बढ़ता है। कोई डाउट है, नहीं, चलो आगे चल रहे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म बताना है, तो गलत बताना है, सही नहीं है। देखो ये भी आपको ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है, इसको घोड़ा करना है कौन सा सही नहीं है। तो जयपुर कथक केंद्र जयपुर में है, 1978 में स्थापना हुई, ये राइट है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी, ये सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में, ये भी राइट है। राजस्थान संस्कृत अकादमी है 1980 में बनी थी, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तीनों तो राइट है और ये इसका गलत आंसर है। संस्कृत अकादमी कम 1980 में, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं, चलो आगे चल रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री युगों में से कौन सा सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे, तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़े हैं, जो लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लगभग 17 वर्ष तक रहे। उसके बाद अशोक जी गहलोत, उसके बाद हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत भी हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत बने, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं, चलो आगे चल रहे।
निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में लगभग 6 अध्यक्ष रहे। तो सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे उनका नाम था न्यायमूर्ति कांता भटनागर। ये राजस्थान मानवाधिकार की पहली महिला और पहली अध्यक्ष रही। उसके बाद रहे थे सगीर है ना, सगीर अहमद, ये दूसरे थे। उसके बाद तीसरे थे NK जैन, नगेंद्र कुमार जैन। उनके बाद चौथे थे वो प्रकाश टाटिया थे, न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया। 5वें थे गोपाल कृष्ण व्यास। और वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी। न्यायमूर्ति सारे जो मुख्य न्यायाधीश होते वही बनते हैं। तो न्यायमूर्ति या जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में क्या है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। कोई डाउट है? नहीं तो टोटल कितने हो गए? 6। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। सबसे पहले कौन थे? कांता भटनागर। सगीर में दूसरे थे, तीसरे NK जैन, चौथे प्रकाश टाटिया, 5 गोपाल कृष्ण। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति। ये नहीं थे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में सातुड़ी तीज पर्व का कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज जिसको बड़ी तीज कहते हैं वो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण तृतीया, ये आंसर भाद्र कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज या बड़ी तीज मनाई जाती है। कोई डाउट है? नहीं, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और वर्तमान राजस्थान मुख्य है वो ML लाठर है, मोहनलाल लाठर। ML लाठर है। कोई डाउट है? वर्तमान में ये मोहनलाल लाठर है। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अगला, सूची 1 और 2 को सुमिलित करना है। जल महल जयपुर में है, बिल्कुल राइट है। एकतमा महल जोधपुर में, ये भी राइट है। जूनागढ़ बीकानेर में है। और मुसी रानी की छतरी है वो अलवर में है। तो चारों राइट है, इसका ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये आपको मिलान कर ही लेना है किस प्रकार का। ठीक है, बस इतने से आज क्वेश्चन थे। और एक बात और है कि अगर आपको लगे कि सर ये क्लासें आप जीके की जो नॉन नर्सिंग सिलेबस की है ये कम है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम 1-2 क्लास आपकी भावना के अनुरूप कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास और अपलोड कर लेंगे। मेरे हिसाब देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। आप लगातार पढ़ते रहिए और हम भगवान से आशा करते हैं कि आपका अच्छा पेपर हो और हम जो पढ़ा है उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।